पूर्वांचल के लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं। मैं देखता हूँ, अभी आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैं आपकी पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे, आजकल आप बहुत एक्टिव हैं, तो उस पे देखता हूँ कि पूर्वांचल से बड़े कमेंट आते हैं आपके पास, वो मिलना भी चाहते हैं। क्या आप कभी मिलना चाहते हैं पूर्वांचल के लोगों से? जरूर, पूर्वांचल बहुत अच्छा और शानदार इलाका है। लोग मेहनती हैं, नौजवान अच्छा है। और मैं जब जब भी जिस समय पर गया हूँ, चाहे मैं आजमगढ़ गया, गोरखपुर गया, बस्ती गया, देवरिया गया, जौनपुर गया, सुल्तानपुर गया, इलाहाबाद गया और बांदा में भी गया, तो मैंने देखा कि हज़ारों की तादाद में नौजवान इकट्ठा होता है मैं भी आजमगढ़ से बातचीत हूँ। का। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। आजमगढ़ एक अच्छी धरती है, बहादुरों की धरती है। एक और जी। तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं पूर्वांचल के, और राजनीति में बहुत तेज हैं। हाँ, वहाँ के जनमानस में और नौजवान में जो राजनीतिक पकड़ है उसके सोच में, वो हमने बहुत सारे इलाकों में नहीं देखी है। इसलिए पूर्वांचल का इलाका अच्छा इलाका है। एक खबर आजकल मार्केट में बहुत है, फिर से आप एक बार ट्रेंड में आए, और खबर ये है कि आप सियासत में सिमट गए लेकिन व्यवसाय में ऊपर आ गए। व्यवसाय में ऊपर आ गए तो बड़ा व्यवसाय बनाया आपने। आप चीनी मिलों के उसमें हैं, यदुकुल के नाम से बहुत से प्रोडक्ट हैं आपके, आपके स्कूल हैं और बहुत सी चीज़ें हैं आपकी। लेकिन कभी ईडी और आईटी की नज़र आप पे नहीं पड़ी और आपने सभी लोगों को साध के रखा है, आज की भी पार्टी को साध के रखा है आपने। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मजदूरों के पास ईडी क्या करेगी? हम तो करते खाते हैं, मेहनत कश लोग हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे छुपाया जा सके या जिसको ईडी ढूंढे। हम तो मेहनत वाले लोग हैं। अच्छा, हमारे नेताओं की तरह ये भी नहीं है कि हम घर बैठे हुए लोग हैं जिनके पास कुछ वसीला इकट्ठा हो गया है। हमने तो अपने हाथों से मेहनत की है, कुछ चीज़ें खड़ी की हैं, उनमें छोटी छोटी उद्योग भी हैं, खेती का काम भी है, स्कूल कॉलेज भी हैं। तो सब कुछ खुली किताब की तरह है। इसलिए ईडी तो बड़े बड़े धंधा सेठों के, पूंजीपतियों के उन चीज़ों को टटोलती है जहाँ कुछ छुपा है, कुछ अनदेखा है, कुछ छुपाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो चोरी करने वाली कोई चीज़ नहीं है। यूपी के रिचेस्ट लोगों में आज भी आप आते हैं, एक ज़माने में घोषणा हुई थी, आज भी आप आते हैं। खैर, मैं दूसरी तरफ सवाल करना चाहूँगा, व्यवसायिक क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय हैं आपके, और समाज सेवा के क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय आपके हैं? देखिए, समाज क्षेत्र में तो मेरे करीबन 12 स्कूल कॉलेज हैं। जी। और गरीब विद्यार्थियों को, बच्चों को, लड़के लड़कियों को, आज हजारों बच्चियां ऐसी हैं, लड़के ऐसे हैं कि जो हमारे कॉलेज स्कूलों से निकलकर इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, समाज सेवी बन गए हैं, एथलीट बन गए। पहलवानों का तो हमारे गांव में ढेर है। यानी आज भी हमारे गांव में, शरफाबाद में 4 अखाड़े चलते हैं। उनमें अच्छे अच्छे रेसलर हैं और नेशनल एथलीट हमारे कई तरफ हैं, जानने वाले हैं। मैं खुद भी एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, अच्छा एथलीट रहा हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी, मैं पहले जब आया करता था, ब्लेजर, लाल कलर का एक ब्लेजर मेरे पे होता था, वो मुझे वॉलीबॉल की नेशनल टीम में रहते हुए मिला था। मैं ये पूछने वाला था, और ये तस्वीर भी बहुत बड़ी लगी है कि उस तरह की कोट जहाँ पे यहाँ पे चक्र जो बना होता है, जी जी। ये अमूमन जो कुछ अचीव किए हुए खिलाड़ी होते हैं उनको मिलती। तो आपने फोटो खिंचवाने के लिए पहना था या आपको मिला था वो? नहीं, मैं नेशनल टीमों में था। मैं कबड्डी में भी था, वॉलीबॉल में भी था। अच्छा। और फोटो खिंचवाने का ज़्यादा शौक इस तरीके का नहीं रहा। मैं था, अच्छा खेलता था, अच्छा एथलीट था। ईश्वर की दया से हम व्यायाम करने वाले लोग हैं, योग करने वाले लोग हैं, योगा करने वाले लोग हैं, वेद मंत्र बोल करके योगासन करने वाले लोग हैं। इसकी कभी चर्चा नहीं हुई? हाँ, चर्चा तो, ये पक्ष तो अंधेरे में डूबा हुआ है। बहुत सारे पक्ष अंधेरे में डूबे हुए हैं, लेकिन जो पक्ष नहीं उठने चाहिए थे वो उठ करके ऊपर आ गए, अनायास प्रयास हुआ। और जो पक्ष पब्लिक के सामने आने चाहिए थे, सेवा भाव के पक्ष, गरीबों की तरफदारी का पक्ष, अन्याय के खिलाफ बोली बोलने का पक्ष, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का पक्ष, विद्यार्थियों की बात कहने का पक्ष, नौजवानों की तरफदारी का पक्ष, वो पक्ष रुक करके रह गए, दब करके रह गए। इसलिए क्या करें, मैं अपनी ज़बान से मंचों पर खड़ा होकर के बहुत कुछ कहूँ तो वो भी अजीब सा लगता है। ये तो आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों की बात है कि उन चीज़ों को ढूंढें, लाएं, उसे देखें। क्या इस 12 स्कूल कॉलेज डीपी यादव ने क्यों बनाए हैं? आज भी मेरे स्कूलों में 2,500, 3,300, 4,4 हज़ार गरीब, पिछड़े, दलित लोगों के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे, जिनके घरों में आज भी रोटियों की परेशानी है। मेरे स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। सीबीएसई परीक्षा, सीबीएसई की एजुकेशन में आज भी मात्र 400 रुपये महीने में, 500 रुपये महीने में बच्चे को देता हूँ। अच्छा,
ये जो शिक्षा का क्षेत्र है उससे आपका देखता हूँ कुछ खास लगाव है क्या? आप छात्र राजनीति के समय बच्चों के बीच में होते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, आपने इतने कॉलेज बनवाए, स्कूल बनवाए और एक मैंने पिछली बार खबर पढ़ी थी कि आपके यहाँ से कोई लड़का आईआईटी भी गया था। IITian मेरे नोएडा में यदु पब्लिक स्कूल का बच्चा अकेला सेलेक्ट हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तकलीफ ये है जो आपने अभी सवाल पूछा है कि उस तरह का अभाव भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ा रहा है। हम गांव में जब बड़े हुए, स्कूल कॉलेज में पहुंचे, तो पहला ग्रेजुएट अपने गांव का मैं हूं। अच्छा। यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के गांव में शिक्षा का इतना अभाव, और दिल्ली से मात्र 22-25 किलोमीटर दूर बसे हुए गांव में, इलाके में आज तो सैकड़ों कॉलेज नोएडा के अंदर बन गए हैं, लेकिन पहला महिला लड़कियों के लिए इस कॉलेज गांव में मैंने खोला। जी। क्योंकि हमारी पीढ़ी की हमारी बहनें बेचारी अनपढ़, उस पीढ़ी की तमाम महिलाएं, लड़कियां सब अनपढ़, तो कुल मिलाकर के एक ऐसे अभाव के अंदर पल करके हम बड़े हुए जहाँ शिक्षा की बेनता कमी थी। यानी गांव में जब नोएडा बना नहीं था, 22 किलोमीटर दूर से चल करके बिजली के खंभे लगाते हुए हम अपने गांव में बिजली लाए थे। और एक नोएडा अथॉरिटी बनने के बाद एक टूटी फूटी सड़क दरिया के किनारे किनारे, हिंडन नदी के किनारे किनारे होकर के हम 5 साल बाद, 6 साल बाद अपने स्कूल में लेकर के गए थे, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ शिक्षा की रही है कि शिक्षा का बहुत ही अभाव था। इसलिए ज़िंदगी में सोचा कि ईश्वर ने मेहरबानी की है, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, तो जितना शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा उतना करेंगे। आज कौन कौन से कॉलेज हैं आपके पास? मतलब किस किस स्ट्रीम में बच्चे आपके यहाँ से पढ़ के आज 3 कॉलेज और पब्लिक स्कूल नोएडा में हैं, 2 डिग्री कॉलेज। एक डिग्री कॉलेज तो मैं जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार मैं 3 बार MLA रहा हूँ, बुलंदशहर में है। एक डिग्री कॉलेज सहसवान, जो बदायूं का क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अत्यंत ही गरीब लोगों का क्षेत्र है, उसमें है। वहाँ पे दूसरे स्कूल भी हैं, धनारी पब्लिक स्कूल भी है, DP महाविद्यालय भी है, और आयुर्वेदिक कॉलेज भी है। अच्छा, मतलब मेडिकल में भी हैं आप? हाँ। इंजीनियरिंग में भी हैं आप? हाँ, तो अभी लॉ का कुछ आपने किया था कुछ? हाँ, लॉ की एक फैकल्टी हमको जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है उसने अभी सैंक्शन की है, अलाउड की है, वो भी हम बना रहे हैं, ताकि गांव देहात का जो नौजवान बच्चा है उसको कानूनी शिक्षा भी मिले, वो अपने अधिकार की बात जान पाए, वो कह पाए कि उसके गांव में, उसके क्षेत्र में कैसा परिवेश है, किस बात के, किस अधिकार के बारे में उसको बात करनी है। नहीं, अभी तक तो लोग वहाँ पुलिस और अधिकारियों का इतना भय रहता था कि गांव का आदमी बेचारा अपनी बात कह ही नहीं पाता, बोल ही नहीं पाता। अगर हम ये जानना चाहें, स्थिति तो बहुत ऊपर नीचे रही जिस पे हमने बात की, आपके लोगों ने जो आपको प्यार दिया, जो जिताया, जो विधानसभा और लोकसभा आपके साथ रही, उसमें कितना लोगों के लिए आप कर पाए, मतलब रोजगार दे पाए, या रोजगार के लिए आपने क्या क्या किया वहाँ मैंने हजारों गरीब लड़कियों की शादियां करवाई हैं। जी। और एक और बड़ी बात है जी। कि मैंने जितने भी स्कूल कॉलेज खोले हैं जी। 1 रुपया भी कभी मैंने किसी निधि का उनमें नहीं लगाया है। यानी न सांसद निधि, न विधायक निधि, न गवर्नमेंट का लोन, न किसी दूसरे नेता से, जैसे कि लोग अमूमन सांसद और मतलब जनप्रतिनिधि अपने निधि को अच्छे कामों में, कॉलेज स्कूल का, शिक्षा का अच्छा ही काम है, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। तो ये आपके कमाए हुए पैसे थे? ये सब अपनी मेहनत, अपनी खेती, अपने कारोबार, अपने व्यापार से उपार्जन किया हुआ धन है, जो लोगों के काम आता है, गरीबों के काम आता है और हमारे भी काम आता है। हमारी भी रोजी रोटी चलती है और गरीबों को रोजगार भी मिलता है, उनके बच्चों को शिक्षा भी मिलती है। आपकी एक किताब मेरे सामने पड़ी हुई है, एक किताब छपने को जाने वाली है, इसके पहले भी किताबें हैं, आप एक कवि हृदय भी हैं। ये मुझे बहुत बाद में अब पता चला है, मतलब कहीं लिखा नहीं गया था। जब मैं बात कर रहा था उस दिन बैठा हुआ था और मैंने देखा कि वहाँ आपके नाम की किताबें लगी हुई हैं। ये समय मिल जाता है आपको, ये कैसे करते हैं, और ये पक्ष आज तक कभी आया क्यों नहीं? कभी आपने कोई कविता पढ़ी कहीं पे? या बुनियादी तौर पे हम जिस बाप के बेटे हैं वो आज़ादी के तराने गाया करते थे, हम सुना करते थे, जैसे रहट चलाते हुए, खेत में फावड़ा चलाते हुए, हल चलाते हुए, तो उनके शब्दों को हमने सुना है। उसी से थोड़ा ये रस्म व रिवाज हम में भी डेवलप हुआ, और कवि हृदय तो स्कूल कॉलेज टाइम से ही बन गया था।
अब उसमें दुश्वारियाँ आती गई, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये किसी शायर ने कहा है और मैं इन शब्दों को गुनगुनाता रहता हूँ कि क्या करें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारे। यही तो आपका अंदाज है जिस पे लोग आपको मतलब आप पे फिदा हो जाते हैं लोग और फिर तराने करते हैं। तो कुल मिलाकर के स्वर्गीय वेद प्रकाश वैदिक, जी। जो जाने माने बड़े पत्रकार और कई संस्थाओं के बड़े डायरेक्टर भी रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो वर्ल्ड बुक एग्जीबिशन प्रगति मैदान में हुई थी, उसमें मेरी वक्त साक्षी इस किताब का विमोचन किया था। मैंने खबर पढ़ी थी। हाँ, वो स्वर्ग में ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत ही अच्छे लोग थे। तो मैंने करीबन 6, 7, 8 किताबें अभी तक लिखी हैं। 8 किताबें आपकी हैं। हाँ, तो कुल मिला करके मैं जब भी वक्त मिल जाता है, अकेले एकांत में कभी बैठ जाता हूँ, कभी हवाई जहाज़ में होता हूँ, कभी ट्रेन में होता हूँ, कभी गाड़ी में होता हूँ, तो मेरे मन में जो आता है मैं उन्हें कागज़ों पर उकेरता रहता हूँ और उसका संकलन करके किताब के रूप में। एक भी शब्द मैंने आज तक ना किसी का चोरी किया है और ना किसी को मिला करके लिखा है। शुद्ध रूप में जो कविताएं हैं वो मेरे मन की भावना है, मेरे अपने शब्द हैं, मेरी कलम है, उसमें कहीं भी किसी का कोई साझा नहीं है सिवाय ईश्वर के और उसकी ताकत के।